हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बारे में सब चीज़ें मैंने बता दी थी कि ये एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों की तरह यूज़ किया जा सकता है, और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे हम लोग जिंक के केस में क्या रखते थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76। तो अब ये आता कहाँ से है, अब ये आता कहाँ से, इसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स। अलग अलग जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरियस इलेक्ट्रोड। जो अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर हमें उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये देखते हैं। हमें याद तो रहता है लेकिन उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो, एक दो लाइन इसमें लिख लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यूज, इट इज नॉट पॉसिबल to calculate, it is not possible to calculate absolute values, आप एब्सोल्यूट वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ SEP। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होते हैं उनका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्यों भाई, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस अकर, नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस अकर, कोई भी नेट मूवमेंट चार्ज का नहीं होता है, नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस अकर। सो वी कैन डिटरमिन, इसलिए हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ओनली रिलेटिव वैल्यूज ऑफ SEP, ओनली रिलेटिव वैल्यूज ऑफ SEP का केवल रिलेटिव वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, विथ रेस्पेक्ट to a reference electrode। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में वो फाइंड कर पाओगे आप, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, एंड विच इज, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, विच इज SHE, वो है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको एज्यूम्ड बाय IUPAC, इसको IUPAC ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करने के लिए प्रोवाइड किया है।
कि भाई ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये आपका एक तरीके से रेफरेंस की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड कर ही नहीं सकते। जो भी इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड दिया है उसकी सहायता से हम उसकी रिलेटिव वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जो हम लोग लिखते हैं प्लस 0.76 वोल्ट, प्लस 0.30 वोल्ट, ये सब क्या होता है, ये रिलेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो बच्चों, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाता हूं। हो गया, इरेज कर दिया जाए। ओके, देखिएगा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों केस हो सकते हैं, तो दोनों पोटेंशियल आएगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, हम कौन से इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, Zn/Zn+2। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे हम लोग। तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, जो कि हमको पता है कि क्या आती है, प्लस 0.76 वोल्ट आता है, ये हमको पता है। लेकिन अब उसको फाइंड कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से कैसे उसको फाइंड करेंगे, अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले क्या बनाते हैं कि हम लोग सेल कॉन्फ़िगर करते हैं। हम लोग सेल पहले बनाते हैं। तो सेल में क्या क्या चीजें होंगी, एक तरफ तो हमें जिंक लेना है क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, और एक हम बीकर लेंगे जिसमें हम लोग कौन सा सेल लेंगे, एक तो हाफ सेल आपका होगा जो हमारा होता था, ये हमारा जिंक की रॉड होगी, ये हमारा क्या है, जिंक रॉड। ठीक, और इसमें सॉल्यूशन भी आप लोग को पता था, ये क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट। इसी का हम लोग क्या ले लेते हैं, सॉल्ट भी ले लेते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। ठीक, हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब हम लोग इधर क्या करेंगे, इधर हम लोग सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े थे, वो हमने पढ़ा था कि वो एनोड की तरह भी वर्क करता है, कैथोड की तरह भी वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ पे एज अ कैथोड इसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये तो एनोड का काम करेगा जिंक की रॉड। अब हम लोग कैथोड की तरह यूज करने वाले हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्या, देखिए कुछ है नहीं, कितना इजी होता है। अब इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, एक प्लेटिनम की वायर, और यहाँ प्लेटिनम ब्लैक होता है। ठीक है, इधर से आप क्या भेजते हो, हाइड्रोजन गैस। ठीक, और इसमें क्या भरा होता है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन ले लो जो H+ आयंस रिलीज करे, कोई भी ले लो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, कुछ भी एक्वस सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, H+ आयंस हो, वो हम लोग सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ये प्योर होगी, और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग इसको एंटर कराएंगे। अब हमें क्या करना है, इस सेल को कंप्लीट करना है। तो सेल कंप्लीट करने के लिए आपको पता होगा कि भैया अब इन एनोड और कैथोड को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, जोड़ दिया।
ये बीच में हमने क्या जोड़ा, बीच में हमने जोड़ दिया एक वोल्टमीटर। क्या जोड़ा बच्चों, एक हमने वोल्टमीटर जोड़ दिया। और आपको पता होगा कि कोई भी सेल बिना सॉल्ट ब्रिज के कंप्लीट होती नहीं है, तो इसका मतलब हमें सॉल्ट ब्रिज भी बनानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बन गया। अब देखो ये हमारी सेल पूरी हो गई। अब हमने क्या किया, यहां पे ZnSO4 का जो कंसंट्रेशन है वो हमने 1 मोलर ले लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। और यहां पे हाइड्रोजन आयन का भी जो कंसंट्रेशन है 1 मोलर, हम सब स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चल रहे हैं। प्रेशर क्या लिया, 1 atm, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर, ZnSO4 का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो इसका जो हमारा जिंक आयन होगा उसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर ही होगा। ठीक, तो अब देखिए, अब हम इसको रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको बता रखा है। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे भाई, हम लोग सबसे लेफ्ट साइड में हमारा क्या आता था, एनोड। तो यहां पे एनोड क्या है, जिंक, Zn क्या होगा, Zn। देखिए हमने क्या लिया, इधर लिया जिंक जो हमारा एनोड की तरफ वर्क करता है, ये हमारा किस फॉर्म में है, सॉलिड फेज में है। फिर हम क्या करेंगे, अब इसका फेज डिफरेंस करेंगे किसके साथ, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ये हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन आपको दिया गया है 1 मोलर। ठीक, फिर हम क्या लाएंगे, सॉल्ट ब्रिज। फिर अब इधर क्या आएगा, उधर कैथोड पे पहले क्या आएगा, उसका आयंस आएंगे। तो यहां पे H+ एक्वस, और इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, हमारा आएगा कैथोड। कैथोड यहां पे क्या है, एक तो यहां पे H2 गैस, ये हो गया, ये 1 atm पे हमने लिया हुआ है। और लास्ट में आएगा आपका प्लेटिनम, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैथोड है। ठीक है, तो आपको पता है सेल में सबसे लेफ्ट साइड में एनोड होता है, सबसे राइट साइड में कैथोड होता है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके लिए कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन सारी चीजें लिखेंगे। तो देखिए मैं यहीं पे छोटा छोटा लिखता हूं। देखो अब हम लोग लिखते हैं कि एनोड रिएक्शन, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे Zn किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होगा। और अब इसी का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही निकालना है। तो इसका मतलब हमें ये तो पता है नहीं, तो हमने इसका मान लिया कि EOP, E0OP जो है ये है X। हमने क्या मान लिया कि जो E0OP है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो क्या है, X है। हमने इसको लेट कर लिया। अब हम लोग कैथोड रिएक्शन लिखते हैं। कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे आपका H+ आयन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस में। तो आपने क्या किया, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। ठीक है, अब देखो ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसका ERP, E0RP ये क्या होगा भाई, ये तो 0.0 वोल्ट स्टैंडर्ड है। ये तो ऐसा IUPAC ने बता रखा है कि भाई चाहे SHE कैथोड की तरह यूज करो, चाहे एनोड की तरह यूज करो, उसका स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो क्या होगा, वो आपका हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम सेल का रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो हम ऐड कर देंगे। तो यहां से देखा तो ये हो गया Zn + 2H+ gives Zn+2 + H2। ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। और यहां पे जो E0 सेल आया,
ई नॉट सेल, ये हमको क्या मिल गया भाई, x वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का है वो आया कितना, x वोल्ट। हमें इसी x को फाइंड आउट करना है, इसी x को फाइंड आउट करना है। ये हमारा एक्वस है, ये भी हमारा एक्वस है, और ये सॉलिड, ये गैस, ठीक है। ये हमको ई नॉट सेल तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन आई इस पे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो फिर मैं छोटा छोटा यहीं पर लिख रहा हूं। अब नर्स्ट इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, उसके लिए, उस इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। तो देखो यहां क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ई नॉट सेल हमने कितना निकाला है, हमने निकाला है x माइनस, अब अगला क्या है 0.06, 0.06/2 लॉग। अब देखो यहां पे क्या आएगा, आएगा आपका लॉग कंसंट्रेशन ऑफ किसका, पहले ऊपर रिएक्टेंट का, नीचे ऊपर प्रोडक्ट का, नीचे रिएक्टेंट का। तो अब देखो प्रोडक्ट में क्या है, Zn+2 है, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, और क्योंकि हाइड्रोजन गैस है इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन नीचे क्या आएगा, ये तो सॉलिड हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H+, और क्योंकि इसका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है इसलिए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया x माइनस 0.03 लॉग, ये तो हो गया Zn+2 1 मोलर इनटू 1 एटीएम अपॉन 1 का स्क्वायर, ओके। तो अब यहां पे देखा तो ये तो log 1 आ गया, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां से हमको मिल गया कि x इज इक्वल टू ई सेल। अब कहोगे सर आपने तो निकाला क्या, ई सेल की वैल्यू भी x ही ले आए, तो हम आंसर में क्या देंगे। तो देखो बेटा, अब यहां से हमको एक चीज मिल गई कि जो हमारा ई सेल है, स्टैंडर्ड जो आपके सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। अब हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसी के लिए देखो हम लोगों ने जब हमने सेटअप किया था तो वहां पे एक चीज हमने लगाई थी, क्या लगाया था, एक वोल्टमीटर लगाया था। क्या लगाया था, एक वोल्टमीटर लगाया था। अब हमने क्या किया, अब हम जब चार्जेस इधर उधर फ्लो करेंगे तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल हमने वोल्टमीटर लगा के मेजर कर लिया, तो जो वो पोटेंशियल आएगा वही हमारा इस x की वैल्यू होगी। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको वोल्टमीटर से मेजर करते हो तो ये वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू क्या आती है, 0.76 वोल्ट, और यही हमारा क्या है, ई सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो यही हमें निकालने के लिए बोला था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का निकालिए। तो ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल हो गया। ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर यहीं पे आपसे कोई पूछे कि भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल में आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो x आया था, अगर आप पूरा प्रोसेस करोगे तो यहाँ पे -x आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब है अब यही x किसके इक्वल था भाई, E नॉट ऑफ OP था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। तो यही हमारा E नॉट ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया Zn/Zn+2, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.76 वोल्ट। और अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, E नॉट Zn+2 टू Zn, और ये क्या हो जाएगा -0.76 वोल्ट। तो हमें इसको याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया ये कैसे हुआ। तो ये सेटअप आपको किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो आप वो ले लो, सेल ले लो, हाफ सेल ले लो, और दूसरा हाफ सेल क्या करो, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो। तो इनके थ्रू आप उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, क्योंकि आपको पूरा
चीज़ करना पड़ेगा, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, तो जो बाकी बचेगा उसको, जो पोटेंशियल इसके थ्रू डेवलप हुआ उसको आप वोल्टमीटर से मेजर कर लो और वही हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब समझ में आया कि आप ये जो लिखते हो प्लस 0.76 प्लस 0.35 ये सब कहाँ से आता है, ये सब यहीं से आता है। ये क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, या आपको लैब में अगर निकालना होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को याद रखना है, ठीक है। लैब में निकालना होगा तब आप ये चीज सारी चीजें करोगे, और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। इरेज कर दिया जाए बच्चों, ओके। अब चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसी को ECS भी बोलते हैं। हम लोग कहीं भी लिखना होगा तो ECS लिखेंगे, ठीक है। आप इसका मतलब समझ लेना, ओके। तो देखो ये ECS है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। एक ऐसी सीरीज जब कैसे ऑब्टेंड होती है, जब एलिमेंट्स का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को रख दिया है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है, ठीक है। और ये आपको क्या देता है, दिस सीरीज गिव्स द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपको क्या देती है, ये रिलेटिव वैल्यू देती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। किसके रिस्पेक्ट में देती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसके रिस्पेक्ट में ये आपको रिलेटिव वैल्यू प्रोवाइड करती है, किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो इसी को दो लाइन आप लोग लिख लीजिए, सीरीज ऑब्टेन्ड when elements are arranged series obtained when elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज ECS। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं इज नोन एज ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज क्या करती है, दिस सीरीज गिव्स ये क्या प्रोवाइड करती है, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ SRP। ये क्या देगी आपको, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ SRP। ये SRP की रिलेटिव वैल्यूज देगी एंड दैट रिलेटिव टू हाइड्रोजन। और किसके रिलेटिव में देगी, एंड
दैट इज रिलेटिव टू हाइड्रोजन। ये किसके रिलेटिव होगा? हाइड्रोजन के। दैट इज रिलेटिव टू हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के रिलेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको इसमें स्टार्टिंग के और एंड्स के कुछ एलिमेंट्स का बता देता हूँ, और बीच में आपका हाइड्रोजन होगा उसको बता देता हूँ। हमें पूरा याद नहीं रखना है, कुछ के याद रख सकते हैं आप। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दी गई है, आप बुक में देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स का बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हो गया बच्चों, नोट कर लिया आपने? चलो, तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखी गई है, और जो कि रिलेटिव वैल्यू देती है। किसके रिस्पेक्ट में देती है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हम लोग कुछ रिएक्शंस और उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो इधर आप लिख लीजिए रिएक्शन, और इधर आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में लिखी गई है। तो जैसे देखो, सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका लिथियम, Li। अब क्योंकि यहां पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए Li प्लस ये क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और ये क्या बनाएगा? Li सॉलिड। ठीक, Li प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा? Li सॉलिड बनाएगा। तो ये रिडक्शन हो रहा है, दिख भी रहा है। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.05। क्या होता है? -3.05 वोल्ट, ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, और लिथियम जो होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो हमारा लिथियम है, ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, फिर वाटर, फिर जिंक, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ कर लिख लेते हैं, जैसे अब हम जैसे हमने बीच में मैं लिख रहा हूं बच्चों, सीरियल वाइज नहीं लिख रहा हूं। जैसे मान लिया हमने जिंक लिया Zn+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूस हो जाएगा किसमें? Zn सॉलिड में। ठीक है, इसका हम लोग कितना पढ़ते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो -0.76 वोल्ट। ये हम लोग तो याद हो गया होगा, इतनी बार हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही आता है Fe। देखिए Fe+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ये क्या हो जाएगा? Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपका होता है -0.44 वोल्ट। कितना होता है? -0.44 वोल्ट। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा रिलेटिव है, इसी के रिलेटिव में हमें सब कुछ निकालनी है। तो अगर हमने हाइड्रोजन लिया तो ये क्या बनाएगा? H2। और हाइड्रोजन को क्या माना गया है? स्टैंडर्ड माना गया है। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? -0.0 वोल्ट। अरे 0.0 वोल्ट, ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड जो है वो आपका क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
ये हमारा क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे चलते हैं। जैसे अब इसके नीचे क्या आएगा, जैसे मान लिया हमने Cu+2 ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका भी हम लोग को याद है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, अब ये क्या होगा, +0.34, क्योंकि इसका ये रिड्यूस हो रहा है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 वोल्ट होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोगों ने लिखा Ag+, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना लेगा, Ag सॉलिड। ठीक है, तो यहां भी इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, +0.34, +0.8 वोल्ट। ये हो गया। ऐसे ही आप बढ़ते चले जाओगे, सबसे लास्ट में जो आता है वो हमारा आता है फ्लोरीन, F2 +2 इलेक्ट्रॉन, F2 +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना देता है, 2F-। ठीक है, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 2.87। ठीक है, तो अब देखो एक चीज यहां समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हाइड्रोजन के नीचे वाले, इनकी हाई टेंडेंसी होती है रिड्यूस करने की। ये जो होते हैं हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस, हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस, इनकी टेंडेंसी हाई होती है रिड्यूस होने की। और ये जो होते हैं इनकी हाई टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। इनकी टेंडेंसी हाई होती है ऑक्सीडाइज होने की, और इनकी टेंडेंसी हाई होती है रिड्यूस होने की। ओके, तो ये जो हमारा F होता है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन जो होता है, सॉरी ये F2 है, फ्लोरीन has high tendency या फ्लोरीन is most electronegative, फ्लोरीन is most electronegative, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, is most electronegative, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे लिथियम जो था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था, ऐसे ही ये हमारा क्या है, जो हमारा फ्लोरीन है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सबसे पहले वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा गया है। देखो इधर क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ रही हैं, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव हो गई। तो ये हमारा क्या है, किस ऑर्डर में लिया गया, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SOP या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SQP। ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो बढ़ेगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखा गया है, डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा गया है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो इंक्रीज करेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। और इसमें रेफरेंस एलिमेंट कौन है, वो हमारा हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन बीच में होता है, इसको IUPAC ने बोल दिया ये स्टैंडर्ड है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो मान लिया गया। जीरो एक रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। इसके ऊपर क्या होते हैं, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसके नीचे क्या होते हैं, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस। ये ऑक्सीडाइज करेंगे, वो रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या जरूरत थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने की, तो कहाँ क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।